नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम ही आप कह सकते हैं सब कुछ बयान कर देता है। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि। हमारे पास इस कहानी का एक सार है। हाँ, एक विस्तृत सार है। और ये कहानी है हिंसा की, बदले की और कैसे उसके नतीजे दूर तक जाते हैं। कहानी का माहौल कुछ कुछ पश्चिमी फिल्मों जैसा लगता है ना, जहाँ बंदूक ही कानून है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी आम से खुशी के पल से। एक परिवार मिल रहा है सालों बाद। हाँ, लेकिन वो खुशी पलक झपकते ही एक भयानक सपने में बदल जाती है, और यही चीज कहानी को इतना असरदार बनाती है मेरे ख्याल से। सही बात है। तो कहानी शुरू होती है रेलवे स्टेशन से। जॉन है, उसका भाई पीटर है। वो इंतजार कर रहे हैं जॉन की पत्नी और बेटे का, जो कई साल बाद शहर आ रहे हैं। सब मिलते हैं, खुशी का माहौल है। घर जाने के लिए एक बग्घी लेते हैं, लेकिन पीटर उसका शहर में कुछ काम है तो वो वहीं रुक जाता है। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, क्योंकि उस बग्घी में पहले से एक कपल बैठा होता है। लेकिन तभी दो लोग आते हैं, पॉल और उसका साथी। देखने से ही लगता है कि बदमाश हैं, शायद अभी अभी जेल से छूटे हैं। और वो उस कपल को डरा धमका कर उतार देते हैं और खुद बैठ जाते हैं। जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती। उनके हाथ में शराब की बोतलें हैं, अंदाज खराब है। यहीं पर एकदम से वो शांति भंग होती महसूस होती है। एक सुरक्षित सी जगह में खतरे का घुसाना। जॉन को थोड़ा अजीब तो लगता है, जाहिर है, पर शायद वो सोचता है कि चलो घर पहुंच जाएं जल्दी। हाँ, टालने की कोशिश करता है। बग्घी में वो दोनों, पॉल और उसका साथी, शराब पी रहे हैं, ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। जॉन का बेटा भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तो जॉन उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, अगले दिन शिकार पर जाने की बात करता है। हमें एक झलक मिलती है कि उनकी जिंदगी क्या हो सकती थी अगर ये सब ना होता। और फिर स्थिति तेजी से बिगड़ती है। पॉल नशे में धुत जॉन की पत्नी पर नजर डालता है और उसे शराब पीने को कहता है। जबरदस्ती करता है। हाँ, ये सिर्फ बदतमीजी नहीं है, ये किसी के पर्सनल स्पेस का खुला उल्लंघन है। जॉन बेचारा वो अपनी पत्नी को इशारा करता है कि ठीक है, पी लो। शायद सोचता है कि बात बढ़े ना। हाँ, वो टकराव टालना चाहता है। उसकी लाचारी दिखती है यहाँ। लेकिन टकराव टलता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। पॉल जॉन की पत्नी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। भयानक। जॉन जब रोकता है तो वो लोग बंदूकें निकाल लेते हैं। बात पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है। हाँ, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक छोटी सी हाथापाई होती है, बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। जॉन अपने बेटे से कहता है कि एक बंदूक उठा ले। कोशिश करता है कि शायद। हाँ, लेकिन दूसरा वाला अपराधी बच्चे को ही पकड़ लेता है, उसके गले पर चाकू रख देता है। ये देखो, ये सिर्फ नशे का पागलपन नहीं है। नहीं, ये सोची समझी चाल है। बिल्कुल। बच्चे को ढाल बनाना, जॉन को पूरी तरह बेबस कर देना, बहुत क्रूर। जॉन को बग्घी से बाहर फेंक दिया जाता है। वो बुरी तरह घायल है, लेकिन अपने परिवार के लिए उठकर बग्घी के पीछे भागता है। हिम्मत देखिए उसकी। पर थोड़ी दूर जाकर उसे सड़क पर अपने बेटे का शव मिलता है। फिर थोड़ा और आगे बग्घी वाले का, और आखिरकार जब वो बग्घी तक पहुंचता है तो उसे अपनी पत्नी का शव मिलता है। और उसकी हालत देखकर जॉन समझ जाता है कि उसके साथ क्या भयानक सुलूक हुआ है। यहीं पर इसी पल में जॉन टूटता नहीं है, वो बदल जाता है। हाँ, एकदम। एक आम पारिवारिक आदमी से वो उसी वक्त प्रतिशोध की आग में जलता हुआ एक हथियारबंद इंसान बन जाता है। ये बदलाव लगभग तुरंत होता है, और यहीं से सवाल उठता है कि इतने गहरे दुख से जो बदला पैदा होता है वो किस हद तक जा सकता है। क्या वो कभी न्याय हो सकता है? जॉन के अंदर अब सिर्फ गुस्सा है, आग है। वो बग्घी वाले की बंदूक उठाता है, पहले पॉल के साथी को गोली मारता है। पॉल गिड़गिड़ाता है, कहता है उसने पत्नी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जॉन पर कोई असर नहीं। वो पहले पॉल के पैर में गोली मारता है, उसे तरपाना चाहता है। हाँ, और फिर सीने में एक के बाद एक सारी गोलियां उतार देता है। ये बदला, ये बहुत ही कच्चा, बहुत वहशी है। ये सीधे कहानी के शीर्षक से जुड़ता है, क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि। वो आग जॉन को पूरी तरह जला चुकी है। उसके काम, चाहे हमें वजह समझ में भी आ रही हो, वो न्याय नहीं है, वो शुद्ध बर्बर प्रतिशोध है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस शुरुआत है एक और बड़े चक्र की। सही कहा। जॉन अपनी पत्नी और बेटे के शवों को घर लाता है। पीटर ये देखकर एकदम टूट जाता है। वो बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें पता नहीं कि वो लोग थे कौन। हाँ, पहचान नहीं पता। और दूसरी तरफ कहानी हमें एक दूसरे गांव ले जाती है। वहां हमारी मुलाकात होती है पॉल के भाई हेनरी से। और हेनरी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो एक बड़ा गैंगस्टर है
जिसके नाम से ही पूरा इलाका कांपता है। ये अपना रंग दिखाता है, मेयर को बुलाता है, धमकी देता है, शाम तक मेरे भाई के कातिल को मेरे सामने लाओ वरना इस गांव के 2 बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। ये देखिए, ये व्यक्तिगत बदला नहीं है, अब ये सामूहिक सजा का ऐलान है, डर का राज। हेनरी ही वहां का कानून है। गांव वाले जानते हैं कि कातिल उनके गांव का नहीं है, वो फंस गए हैं। हेनरी के गुस्से से बचने के लिए वो क्या करते हैं? वो 2 निर्दोष लोगों को चुनते हैं बलि देने के लिए। कितनी भयानक बात है। एक बूढ़ी औरत है और एक विकलांग व्यक्ति। ये उनकी बेबसी दिखाता है और हेनरी का खौफ। लेकिन हेनरी की क्रूरता यही नहीं रुकती। शाम होती है, कातिल नहीं मिलता, तो वो उन दोनों चुने हुए लोगों को बेरहमी से मार डालता है। और फिर जैसे इतना काफी ना हो, गुस्से में 2 और बेगुनाह लोगों को वहीं गोली मार देता है। ये दिखाने के लिए कि उसकी ताकत क्या है, कि उसकी मर्जी के आगे किसी की जान की कोई कीमत नहीं। और फिर वो एक अजीब सी घोषणा करता है टैक्स के बारे में। स्रोत में लिखा है कि टैक्स $80 से बढ़ाकर $10 कर दिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा अटपटा लगता है। शायद मतलब ये हो कि पहले से कोई $80 का टैक्स था, उसे हटाकर $10 प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार लगा दिया, या शायद पहले 80 सेंट रहा हो और अब $10। हो सकता है, स्रोत की भाषा साफ नहीं है। पर मुद्दा आंकड़े का नहीं, इरादे का है। बिल्कुल। हेनरी अब आर्थिक तौर पर भी गांव का शोषण करेगा, डर फैलाकर और अब पैसे छीनकर। जॉन का जो व्यक्तिगत बदला था, वो अब पूरे समुदाय के लिए एक त्रासदी बन गया है। हाँ, वो हिंसा का चक्र फैलता ही जा रहा है और बेगुनाह लोग पिस रहे हैं। सही। इसी बीच हेनरी पॉल की विधवा मेडेलिन के पास जाता है, उसे झूठी सांत्वना देता है, बदला लेने का वादा करता है और साथ में राज करने का सपना दिखाता है। मेडेलिन चुप है, पर उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों दिखता है। वो इस स्थिति में फंसी हुई महसूस करती है। मैडलिन का किरदार यहाँ एक और परत जोड़ता है। वो एक पीड़ित है, लेकिन उसे सत्ता का लालच भी दिया जा रहा है। उसकी स्थिति वाकई जटिल है। उधर जॉन और पीटर वो शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। अपनी थोड़ी बहुत संपत्ति बेचने के लिए उन्हें उसी शहर वापस आना पड़ता है जहां पॉल मारा गया था। और किस्मत देखिए, बचकर निकलना इतना आसान कहाँ। हाँ, एक औरत जॉन को पहचान लेती है और शेरिफ को खबर कर देती है। और पीटर जब हथियारों की दुकान पर जाता है तो दुकान एक अनाथ बच्चा चला रहा होता है। वही बच्चा जिसकी दादी को हेनरी ने मारा था। हाँ, वो बच्चा पीटर से कहता है कि हेनरी से लड़ो, बदला लो। वो बच्चा एक तरह से पूरे शहर के दबे हुए गुस्से और एक हीरो की चाहत का प्रतीक है। लेकिन पीटर मना कर देता है। वो अभी भी दूसरों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। और जॉन जब अपनी जमीन बेचने मेयर के पास जाता है तो उसे हेनरी के आतंक का एक और असर दिखता है। मेयर उससे बताता है कि जमीन की कीमत अब कुछ नहीं रही। कितनी? जो जमीन जॉन ने $150 में खरीदी थी, उसके मेयर सिर्फ $10 देता है। सिर्फ $10? हाँ, हेनरी के लगाए टैक्स और डर के माहौल की वजह से जॉन मजबूरी में मान जाता है और मेयर उसे सलाह देता है कि पैसे जूते में छिपा लेना। ये दिखाता है कि मेयर खुद कितना डरा हुआ है, या शायद हेनरी से मिला हुआ भी हो सकता है। शायद। और तभी हमें हेनरी के असली प्लान का पता चलता है। वो एक तेल कंपनी के आदमी से मिलता है। अच्छा। उसका इरादा है शहर को खाली करवाकर वहां तेल की खुदाई करवाना। ये सिर्फ भाई के बदले का मामला नहीं है। ये तो लालच और सत्ता का खेल है। वो त्रासदी का फायदा उठा रहा है अपनी जेब भरने के लिए। बिल्कुल। इससे पहले कि जॉन और पीटर शहर से निकल पाते, शेरिफ उन्हें पकड़ लेता है। जॉन को पॉल की हत्या के इल्जाम में और पीटर को डिप्टी के साथ मारपीट करने के जुर्म में पूछताछ होती है। जॉन सब सच बता देता है कि पॉल ने उसके परिवार के साथ क्या किया था। शेरिफ का रवैया यहाँ थोड़ा दिलचस्प है। वो एक तरफ तो मानता है कि पॉल शायद विश्व युद्ध के बाद बदल गया था, उसमें कुछ गड़बड़ थी। हाँ, वो कहता है। दूसरी तरफ वो जॉन के काम की निंदा भी करता है, क्योंकि उसकी वजह से बेगुनाह लोग मारे गए। वो खुद को हेनरी के सामने एकदम लाचार महसूस करता है। ये उस वक्त की कानून व्यवस्था पर भी एक तरह की टिप्पणी है। सही बात है। न्याय ताकतवर के हाथ में है। बिल्कुल। नैतिकता यहाँ सीधी नहीं है, बहुत धुंधली है। शेरिफ जॉन को हेनरी के हवाले कर देता है और फिर शुरू होता है असली वहशीपन। हेनरी जॉन को टॉर्चर करता है। कैसे? उसे बांस से उल्टा लटका दिया जाता है, खाना पानी बंद। हेनरी उसे बस मारना नहीं चाहता, वो उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। क्रूरता की हद है। मैडलिन भी वहीं मौजूद होती है सब देखने के लिए। जॉन उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके पति ने क्या किया था, पर हेनरी उसे चुप करा देता होगा। हाँ, और इसी बीच जब जॉन लटका हुआ है, बेबस है, वो मेयर आता है और चुपके से जॉन के जूतों से वो $10 चुरा लेता है। देखिए जरा,
डर और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। एक मरते हुए आदमी से चोरी। लेकिन पीटर अभी हारा नहीं है। वो जेल में है, लेकिन वो एक योजना बनाता है। वो डिप्टी को बातों में लगाता है, उसे उकसाता है और मौका देख के उसे मारकर भाग जाता है। वो पीटर जो पहले लड़ाई से बच रहा था। हाँ, अब भाई को बचाने के लिए वो हिंसा का रास्ता चुनता है। हालात इंसान को बदल देते हैं। और उसी रात जब पीटर भाग रहा है, हेनरी उधर मैडलिन पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसे फिर से सत्ता का लालच देता है। मैडलिन की चुप्पी, क्या मतलब है उसका? कहना मुश्किल है। क्या वो बेबस है या अंदर ही अंदर कोई और प्लान बना रही है? वो दर्शक है, शिकार है और शायद भविष्य की खिलाड़ी भी, कौन जाने। पीटर तेज बारिश का फायदा उठाता है, हेनरी के अड्डे में घुस जाता है और जॉन को, जो बहुत कमजोर हो चुका है, बचा लेता है। मैडलिन ये सब देखती है। हाँ, देखती है पर कुछ करती नहीं, कहती नहीं। उसका चुप रहना क्या है? मौन सहमति या हेनरी के खिलाफ एक तरह का गुप्त विद्रोह? शायद दोनों। वो भागने लगते हैं, लेकिन हेनरी के आदमी पीछे पड़ जाते हैं। जॉन बहुत कमजोर है, चल भी नहीं पा रहा ठीक से। पीटर समझ जाता है कि दोनों का बचना मुश्किल है, तो वो जॉन को कहीं छिपा देता है और खुद घोड़ा लेकर दूसरी तरफ भागता है ताकि हेनरी के आदमी उसके पीछे जाए। वो अपनी जान कुर्बान कर गए। हाँ, वो जानता है कि वो मारा जाएगा, और वही होता है। पीटर पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। जॉन छुपकर ये सब देखता है, अपने भाई की मौत और कैसे उसके शव को घसीटा जा रहा है। जॉन का दुख और गुस्सा अब और भी बढ़ गया होगा। भाई का बलिदान भी उसकी आग में जुड़ गया। बिल्कुल। एक और बलिदान। इस कहानी में ये चीज बार बार आती है। नुकसान, दुख और फिर बदले की और ज्यादा तीव्र इच्छा। ये चक्र है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। हेनरी जब अपने अड्डे पर लौटता है तो वो देखता है कि उसके आदमी मरे पड़े हैं। अच्छा। सारा पैसा गायब है और मैडलिन भी गायब है। अरे, तो क्या मैडलिन भी? हाँ, पता चलता है कि ये मैडलिन का काम था। उसने ही आदमियों को मारा, पैसा लिया और भाग निकली। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है, ट्रेन में बैठती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो आजाद हो गई। लेकिन हेनरी के आदमी उसे वहीं पकड़ लेते हैं। उसकी आजादी बस कुछ पलों की थी। हेनरी उसे वापस लाता है, बुरी तरह पीटता है और फिर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इसे ले जाओ और मारने से पहले जो करना है करो। यानी हेनरी की क्रूरता अब किसी भी हद तक जा सकती है, कोई सीमा नहीं बची। बिल्कुल। दूसरी तरफ जॉन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसे एक औरत के घर पनाह मिली है। कौन है ये औरत? ये वो औरत है जिसके पति को भी हेनरी ने ही मारा था। वो भी हेनरी की शिकार है। वो शहर छोड़कर जाने की तैयारी में है, जॉन को भी साथ चलने को कहती है। लेकिन जॉन अब रुकने का फैसला करता है। अब ये सिर्फ अपने परिवार का बदला नहीं है। उस औरत से मिलके उसे शायद ये एहसास होता है कि हेनरी का जुल्म और भी बहुतों पर हुआ है। हाँ, ये उसके इरादे को और मजबूत कर देता है। अब वो शायद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि शहर के लिए लड़ने का सोच रहा है। जॉन सबसे पहले उस मेयर का हिसाब करता है। क्या करता है? उसे पकड़कर उसी ताबूत में बंद कर देता है जो हेनरी ने जॉन के लिए बनवाया था। अरे वाह, इसे कहते हैं काव्यात्मक न्याय या विडंबना। फिर वो उस अनाथ बच्चे के पास जाता है, हथियार की दुकान वाले। हाँ, वो बच्चा जो पहले पीटर से मदद मांग रहा था। अब वो जॉन का साथ देने को तैयार है। वो बच्चा अब शहर के प्रतिरोध का, हिम्मत का प्रतीक बन गया है। दोनों मिलकर हेनरी से आखिरी लड़ाई की तैयारी करते हैं। दो अकेले लोग, एक टूटा हुआ आदमी और एक अनाथ बच्चा, एक पूरे गैंग के खिलाफ। वो मेयर की लाश को ताबूत में रखकर हेनरी के अड्डे भेजते हैं। हेनरी ताबूत देखकर पहले तो हंसता है। उसे लगता होगा जॉन मर गया। हाँ, तभी गोलियों की आवाज आती है। हेनरी अपने आदमियों को बाहर भेजता है, लेकिन ये बच्चे का प्लान था, ध्यान भटकाने का। अच्छा। जॉन नीचे से हमला करता है। चालाकी से, लेकिन बहुत खतरनाक प्लान है। हाँ, जबरदस्त गोलीबारी शुरू होती है। जॉन नीचे से लड़ रहा है, बच्चा छत से कवर दे रहा है। लेकिन लड़ाई के बीच में एक गोली कहीं केरोसिन के डिब्बे में लग जाती है और आग भड़क उठती है। ओहो। और वो बच्चा उसी आग में जलकर मारा जाता है। कितना दुखद अंत। एक और बेगुनाह मारा गया। हिंसा वाकई किसी को नहीं बख्शती। उस बच्चे का बलिदान कहानी की त्रासदी को और बढ़ा देता है। जॉन गुस्से में हेनरी के बाकी बचे आदमियों को भी मार डालता है। आखिर में सिर्फ जॉन और हेनरी बचते हैं, आमने सामने। अंतिम टकराव। हेनरी जॉन को घायल कर देता है। वो जॉन को मारने वाला होता है कि तभी एक गोली चलती है। किसकी? और हेनरी वहीं ढेर हो जाता है।
गोली किसने चलाई? मैडेलिन ने? हाँ, मैडलिन ने। वो किसी तरह हेनरी के आदमियों से बच निकली थी। मैडेलिन का ये आखिरी काम ये क्या था? बदला? अपनी जान बचाना? या किसी तरह का अपने तरीके का न्याय? उसकी यात्रा भी कितनी जटिल रही है। अब सिर्फ जॉन और मैडलिन बचे हैं, आमने सामने खड़े हैं, दोनों के हाथ में बंदूकें हैं, एक दूसरे पे तनी हुई। एक पल के लिए लगता है कि हिंसा का ये चक्र शायद फिर चलेगा। जॉन ने मैडेलिन के पति को मारा, और मैडलिन के पति ने जॉन के परिवार को। हिसाब तो अभी भी बाकी है। लेकिन वो एक दूसरे को गोली नहीं मारते। क्यों? शायद इतनी मौतें, इतना दुख देखने के बाद वो एक दूसरे के दर्द को समझ रहे हैं, या शायद अब लड़ने की और खून बहाने की ताकत ही नहीं बची। कहना मुश्किल है। तभी शेरिफ आ जाता है। वो जॉन को धन्यवाद कहता है। शहर आजाद हो गया है हेनरी से। लेकिन शहर के लोग मैडेलिन को देखकर डर जाते हैं। वो उसे मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये हेनरी की जगह ले लेगी। ये देखो, शहर के लोगों की मानसिकता। वो हिंसा के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें समाधान भी हिंसा में ही दिखता है। डर अभी भी गया नहीं है। लेकिन जॉन बीच में आता है। वो मैडेलिन का बचाव करता है। वो कहता है, ये मेरे साथ रहेगी। जॉन उसका बचाव करता है। हाँ, और कहानी का आखिरी सीन है जॉन और मैडलिन दोनों एक साथ शहर छोड़कर जा रहे हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये अंत क्या कहता है? क्या ये शांति है? क्या ये एक नई शुरुआत है? या ये सिर्फ दो बुरी तरह से टूटे हुए घायल इंसान हैं जो शायद एक दूसरे के जख्मों में कुछ मरहम ढूंढ रहे हैं? कहना मुश्किल है। हिंसा का चक्र तो शायद थम गया, कम से कम उस शहर में, लेकिन उसके निशान वो बहुत गहरे हैं। शहर को आज़ादी मिली, पर उसकी कीमत बहुत बहुत भयानक चुकाई गई। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी पूरे समुदाय को हिंसा की आग में झोंक सकती है, कैसे बदले की भावना सब कुछ भस्म कर देती है, और कैसे ताकत इंसान को भटका सकती है, भ्रष्ट कर सकती है। जॉन, हेनरी, पीटर, मैडलिन, कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। सबके अपने ग्रे शेड्स हैं। हाँ, बिल्कुल। जो मुख्य बातें हैं उभर कर आती हैं वो है हिंसा का विनाशकारी रूप, प्रतिशोध का वो कभी ना खत्म होने वाला चक्र, न्याय की परिभाषा जो हमेशा बदलती रहती है, सत्ता का नशा, और मुश्किल हालात में इंसान क्या चुनाव करता है और उसके नतीजे क्या होते हैं। ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे दुख गुस्से में बदल सकता है, और उस गुस्से में उठाए गए कदमों के परिणाम कितने अप्रत्याशित और दूर तक फैलने वाले हो सकते हैं। सही कहा। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि की कहानी पर। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं। क्या ऐसी दुनिया में जो हिंसा से इतनी बुरी तरह झुलस चुकी हो, दो ऐसे लोग जिन पर इतने गहरे जख्म हो, क्या वो कभी सच्ची शांति पा सकते हैं एक साथ? या प्रतिशोध की आग सिर्फ राख छोड़ जाती है जो बस हवा के एक झोंके का इंतजार करती है फिर से भड़कने के लिए?